नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे राज्यसभा। तो राज्यसभा हम लोग पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से राज्यसभा को पढ़ा था। बचा हुआ पार्ट आज देखेंगे। दरअसल आज हम लोगों को पढ़ना है राज्यसभा की शक्तियाँ। ठीक है, कि राज्यसभा की शक्तियाँ कैसी हैं। ठीक है, राज्यसभा की शक्तियाँ एवं कार्य। अच्छा, इधर से लिखा है और देखो, राज्यसभा की शक्तियाँ व कार्य। दोस्तों एक बात सुन लो, हम लोग भाग 5 पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। संसद जो है भाग 5 में है, संसद भाग 5 में है। ठीक है, 79 में संसद का गठन के बारे में बात की गई है, 80 में राज्यसभा की बात की गई है और 81 में लोकसभा की बात की गई। तो हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको ख़त्म करने के बाद जो राज्यसभा है, अभी संसद खत्म नहीं होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जितने सत्र होते हैं, जितने विधेयक होते हैं, सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे इसमें ना। ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा। ये जो संसद होती है काफ़ी चैप्टर कवर करते हैं इसमें, तब जाके पूरी होती है संसद। तो राज्यसभा की शक्तियाँ देख लो क्या है। हालांकि लोकसभा इसके आगे बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन राज्यसभा में भी कुछ, राज्यसभा का भी काफ़ी काम होता है ना। तो शक्तियाँ देखो क्या है। जो लोकसभा की शक्तियाँ पढ़ी थी बस उसी को हम लोग इसमें देखेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लोग मतलब इस पर क्वेश्चन बने, बस समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, 1-2 पॉइंट हैं जो आपको आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, नंबर 1 देखो क्या है, इसकी विधायी शक्तियाँ क्या क्या है भाई। विधायी शक्तियाँ। नंबर 2 क्या है, वित्तीय शक्तियाँ। नंबर 3 है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियां। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियां। नंबर 4 संविधान संशोधन की शक्तियां। संविधान संशोधन की शक्तियां। और नंबर 5 है न्यायिक शक्तियां। नंबर 6 है चुनाव शक्तियां। नंबर 7 है अन्य शक्तियां। और नंबर 8 पढ़ेंगे विशेष शक्तियां। ठीक है, पहले देखते हैं विधायी शक्तियां। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून का निर्माण करती है, और जो साधारण विधेयक के संबंध में जो है वो राज्यसभा को बराबर अधिकार मिला है। लोकसभा और राज्यसभा को बराबर अधिकार है। लोकसभा में भी पास होगा और राज्यसभा में भी पास होना चाहिए, है ना। तो साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा को भी बराबर अधिकार है। और एक बात है कि साधारण विधेयक राज्यसभा में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रोका जा सकता। 6 महीने से ज़्यादा रोका जाएगा तो राष्ट्रपति जी अपना अनुच्छेद 108 के तहत क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। अभी तक 3 बार बुलाया जा चुका है, इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। ठीक है, 3 बार बुलाया जा चुका है। तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। तो वहाँ पर क्या होगा कि दोनों लोग बैठेंगे, सदनों के दोनों सदन के लोग मीटिंग करेंगे और वहाँ पर वोटिंग होगी, तब लोकसभा अपना बिल पास करा लेगी। तो साधारण विधेयक अधिकतम 6 महीने तक रोका जा सकता है। ठीक है, अधिकतम। अब आते हैं वित्तीय शक्तियां पर। वित्तीय शक्ति में क्या होता है कि जो वित्तीय विधेयक होता है वो सबसे पहले लोकसभा में ही पास किया जाता है, ये नियम है। और वित्तीय विधेयक अगर राज्यसभा से पास नहीं होता है, मान लीजिए, अभी बताता हूं मैं कैसे। अगर राज्यसभा से पास नहीं होता है वित्तीय विधेयक, तो इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं है। पहली बात तो यह है कि पास होता क्यों नहीं है, पास हो ही जाता है। ठीक है, जब लोकसभा से वित्तीय विधेयक राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए इसको अपने पास रोक सकती है। देखो कुछ पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, जैसे कि 6 महीने 14 दिन और 2/3 और क्या होगा 1/10। ये पॉइंट आप याद रखिए, ये काफ़ी सारे चलते हैं पॉइंट। बाकी 1/3 आपको याद रखना है, राज्यसभा के सदस्य रिटायर होते हैं।
प्रत्येक 2 साल पर, ठीक है। लेकिन चलो ये ध्यान रखेंगे। बाकी आप ये जो बहुमत की अगर बात आए बहुमत की, तो आपको 2/3 ही लगाना है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिए, 6 महीने 14 दिन 2/3 1/10। तो ये कोरम की बात हो रही है, ये जो है बहुमत की बात हो रही है। 14 दिन के लिए जो है एक वो देते हैं ना, क्या नाम, वो क्या कहते हैं, वो चेतावनी के तौर पर ले सकते हैं, और 6 महीने तक, ठीक है। तो ये आपको टर्म याद रखने हैं। तो क्या करना है कि जो वित्त विधेयक है वो लोकसभा में पास होता है, लोकसभा में लाया जाता है, उसके बाद राज्यसभा जाता है, वहां पर 14 दिन के लिए इसको रखा जाता है। 14 दिन के अंदर कुछ नहीं होता है तो लोकसभा समझती है कि वहां से पास हो गया। हाँ, राज्यसभा जो है कुछ अपने कुछ राय दे सकती है, वो मानने ना मानने का जो है वो अधिकार लोकसभा के पास है। तो ये वित्तीय शक्तियाँ इतनी ही है इनके पास, बहुत ही कम शक्ति है, ना के बराबर समझ लो। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति ये भी समझ लो बहुत ही ना के बराबर है। देखिए, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो मंत्री परिषद होती है पूरी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति, ठीक है। तो क्या करते हैं कि वहां पर जब भी कोई बात होती है तो जो राज्यसभा के जो सांसद है वो प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं लोकसभा के सदस्यों की, उनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव भी पारित नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, कार्यपालिका शक्ति में दोस्तों इतना ही है कि प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, खूब आलोचना करिए, लेकिन ये कहो कि किसी मंत्री के प्रति जो है विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव ले आओ, वो नहीं हो पाएगा भाई इनसे, ठीक है। आते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन पे जो कानून बनाने का जो अधिकार है, मतलब ये दोनों को बराबर है, और इसके लिए संविधान जो संशोधन होता है इसके लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है दोस्तों। वो इसलिए नहीं है क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए कोई कानून लाई, पूर्ण बहुमत से सरकार है, अब तानाशाही पर रही है, आए दिन कोई ना कोई कानून आ रहा है और राज्यसभा पास नहीं कर रही, तो पता लगा भैया तो संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, और जब संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे तो जाहिर सी बात है भाई, कहाँ संख्या लोकसभा की 545 और कहाँ 245, तो 545 तो पूरे भाई वोट उसी को समर्थन कर देंगे। भाई चलिए 5 लोग नाराज हो गए या 10 लोग नाराज या 50 लोग नाराज हो गए, तब भी भैया इससे ज़्यादा ही हैं लोग यहाँ पर, और कुछ सांसद इस पार्टी के इसमें भी बैठे होंगे, ऐसा थोड़ा ना कि इसमें बैठे ही नहीं होंगे, कुछ तो बैठे ही होंगे इसमें, 10-12 कुछ भी कम से कम रख लो। तो क्या करते हैं इसमें भाई जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो बुलाते राष्ट्रपति हैं लेकिन करता है लोकसभा का स्पीकर, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो क्या करते हैं कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है उसमें, अच्छा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी जो है इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान इसमें नहीं है, ठीक है। अब आते हैं न्यायिक शक्तियों पर। देखो, न्यायिक शक्तियों में ये है कि न्यायिक शक्तियों में क्या करते हैं भाई, जो न्यायिक शक्तियां मतलब हटाने का प्रावधान मतलब यहाँ पर है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो उसमें लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी समर्थन करती है। राष्ट्रपति का हटाने का प्रावधान राज्यसभा में पहले लाया जा सकता है या लोकसभा में पहले लाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग लाने का जो प्रावधान होता है तो वो समर्थन का भी काम करती है और प्रस्ताव लाने का भी राज्यसभा काम करती है, ठीक है, महाभियोग की, राष्ट्रपति की। और उपराष्ट्रपति, अब यहाँ पर देखो बात समझो, उपराष्ट्रपति को जो पद से हटाने का प्रावधान है वो सबसे पहले राज्यसभा में ही उठाया जाएगा, वो लोकसभा उसका समर्थन करेगी, ठीक है, तभी हटेगा, वो अलग बात है। लेकिन सबसे पहले जो प्रश्न उठेगा हटाने का वो राज्यसभा में ही उठेगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। भाई देखिए, जब लोकसभा का अगर अध्यक्ष हटाना हो तो उसमें क्या करते थे कि साधारण बहुमत द्वारा लोकसभा के सदस्य को अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो ऐसे ही राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान किया गया, लेकिन वो साथ साथ उपराष्ट्रपति भी है सभापति के साथ साथ। तो पहले वो उपराष्ट्रपति है, बाद में सभापति है, तो पहले तो उसको उपराष्ट्रपति से पद से हटाओगे। सभापति के पद से हटाने का प्रावधान तो राज्यसभा में किया गया, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद से भी तो हटाना है, तो फिर जो है लोकसभा में भी साधारण 2/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके उसको हटाया जा सकता है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, तो राज्यसभा में ही लाया जाता है, क्योंकि पहले वो राज्यसभा के हिसाब से पहले वो उनका सभापति है, लेकिन पूरे भारत के अनुसार वो कौन है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए
कि जो न्यायिक शक्तियां हैं, राष्ट्रपति में जो महाभियोग लाने पर काम उसका समर्थन चाहिए राज्यसभा का, राज्यसभा का अगर समर्थन नहीं है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, समर्थन होना। तभी तो कहा है कि राज्यसभा को भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में पहले राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, तो ये समझो। अब ये चीज लिखवाने वाली बात नहीं है, ये आपको समझना है। ठीक है, और देखो जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं तो उनको भी हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हो सकता है, प्रस्ताव लाया जा सकता है। और क्या बताया जाएगा कि भैया ये जो हैं गलत व्यवहार कर रहे हैं और योग्य नहीं है, बस इसी आधार पे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको भी पद से हटाने का काम कर सकती है राज्यसभा, ये भी उसको अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आते हैं चुनाव शक्तियां पर। चुनाव शक्ति में तो क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा की भी भूमिका होती है बराबर की, समझ रहे हैं कि नहीं? इसको भी, इसके बगैर चुनाव संपन्न नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखो, जब राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, मैंने आपको बताया था उसमें कि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं निर्वाचित, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सारे सांसद भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसे भाग लेता कौन कौन है ये बताओ? देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और एमएलए, ठीक है, विधानसभाओं के, दिल्ली पुडुचेरी के भी विधायक लेते हैं, बाकी जगह है ही नहीं विधानसभा, मैंने कल आपको बताया था। और उपराष्ट्रपति में क्या होता है? उपराष्ट्रपति में विधायक का रोल नहीं होता है, उपराष्ट्रपति में सिर्फ और सिर्फ सांसद ही वोट करते हैं, वो भी सिर्फ सांसद, मतलब मनोनीत भी होंगे निर्वाचित भी होंगे। अच्छा, उसमें निर्वाचित क्यों नहीं होते हैं राष्ट्रपति वाले में? क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति भाई मनोनीत करते हैं 12 सदस्य और 2 लोकसभा में, तो हो सकता है वो जो है पक्षपात हो जाए, उन्हीं को वोट दे दें। वो मान लीजिए इस बार मनोनीत किया, अगली बार फिर खड़े हो गए, तो पक्षपात ना हो, इसीलिए जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको नहीं रखा जाता है। और उपराष्ट्रपति का कोई रोल होता नहीं मनोनीत करने में, तो इसलिए उनके लिए अलाउ कर देते हैं। मतलब उपराष्ट्रपति में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, उपराष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए जब उपराष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो उसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखो जो उपसभापति होता है, सभा, जो कल मैंने आपको बताया था आर्टिकल 89 के अंतर्गत, आर्टिकल 89 के अंतर्गत उपसभापति के बारे में भी बात की गई है। सभापति और उपसभापति और उपसभापति दोनों के बारे में बात की गई है। 64 में भी सभापति के बारे में बात की गई है। तो जो 89 उपसभापति होता है उसको चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही करती है, क्योंकि नियम यह है कि जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा के सदस्यों से ही बनाया जाता है, अलग से नहीं लिया जाता है। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता नहीं है, इसलिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना बताया गया है? 5 साल। अगर ये आपसे क्वेश्चन बने कि राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन जो उपसभापति होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, क्योंकि वो सदस्य होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वो अलग बात है कि हर 2 साल पर 1/3 सदस्य जो हैं रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो उपसभापति का चुनाव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही करती है। ठीक है, अब यहां पर देखो अन्य शक्तियों में क्या है। अन्य शक्तियां वही हैं जो मैंने आपको लोकसभा की अन्य शक्तियों में बताया था। बस आप लोकसभा से पहले राज्यसभा कर लीजिए और बाद वाले में लोकसभा कर लीजिए, उल्टा कर दीजिए। जिन लोगों ने नहीं देखा देख लेंगे, हालांकि मैं बता दूं। देखो, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, उनका स्थान, उनका क्षेत्र, उनका नाम परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, राज्यसभा, यहाँ पर राज्यसभा का बराबर हक है। और दूसरी बात यह है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर लोक सेवा आयोग या उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए कानून लगा सकती है, कानून बना सकती है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर जो क्या बोलते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल लगाया जाता है उसकी स्वीकृति दे सकती है।
या अस्वीकृति दे सकती है, मतलब मान सकती है या नहीं मान सकती, ये भी राज्यसभा को अधिकार है लोकसभा के साथ मिलकर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें हैं जो विशेष शक्ति में है। विशेष शक्तियों में क्या है, देखो विशेष शक्तियों में आर्टिकल 312, इसमें क्या है, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना। देखो राज्यसभा में 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। ये राज्यसभा ही करती है, आर्टिकल 312 में इसका उल्लेख है। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना 312, राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने का अधिकार केंद्र को देती है राज्यसभा। और दूसरा देखो, दूसरा विशेष शक्ति में क्या है, 249, आर्टिकल 249 ये कहता है, आर्टिकल 249 ये कहता है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा को अधिकार दिया गया है कि वो 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे, मतलब राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे। ठीक है, बहुमत से किसी भी राज्य सूची, बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे, किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। ठीक है, उसके बाद जो है संसद को अधिकार मिल जाएगा कि वो 1 साल तक जो है राज्य सूची में कोई भी बदलाव मतलब कर सकती है। ठीक है, पहले राज्यसभा में ही राज्यसभा जो है ये अधिकार देती है संसद को। पहले जो है 2/3 बहुमत से ये राज्य सूची के विषय में ऐसा बताया जाएगा, राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय महत्व घोषित, किसी भी राज्य सूची का जो कोई भी विषय है उस पर किसी भी पॉइंट को लेकर राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। उसके बाद जो है संसद को ये अधिकार मिल जाएगा, वो इस पर कानून बना सकती है 1 साल तक। देखो एक बात और है, देखो संघ सूची में क्या होता है कि संघ सूची में केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है। ठीक है, 3 सूचियां हैं, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं, और राज्य सूची में सिर्फ अधिकार किसको है, वो है राज्य को। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 249 के तहत क्या है, आर्टिकल 249 के तहत 2/3 बहुमत से जब ये चीज़ पास हो जाएगी कि राज्य सूची में एक ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय महत्व पे जरूरी है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है 1 साल तक। ठीक है, तो ये आपकी हो गई राज्यसभा की शक्तियाँ एवं कार्य। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। ठीक है, तो कोई डाउट अगर है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं थी, आपको समझाने वाली बात थी, और इसके लिए मैंने अलग से ही आपको एक क्लास दी है ताकि आप अच्छे से समझें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द, यानी कल ही अगली क्लास में।